friends, I am Manju Veggal from SVM Malerkotla. I am back with my topic Pastoralists in the Modern World. To go through the chapter, you can check my previous videos and take help of it. Always please like and subscribe my channel so that you can get more and more videos that are coming up. So over here we are continuing the same chapter. I am giving you this material in a very short form so that it is easy to understand as well as learn. So over here we are covering the topic changes in pastoralist life under the colonial rule. Colonial rule, we know the rule that was of the Britishers in our country during the time of colonialization of the British Empire in India. Over there they had made certain rules, regulations and laws for the forest communities. The first one is various laws were enacted to bring pastures and pastoralists under the colonial control. Pasture is the place where the animals are grazed. Pastoralist means the people, those who are whose occupation is grazing the animals. Those were made under the colonial control. They should come under the colonial control so that the more and more revenue is harvested from them. Then is the wastelands rules brought all uncultivated land including grazing land. That is कि सारी जो वेस्टलैंड रूल बनाया गया उसमें अनकल्टिवेटेड लैंड जिसके ऊपर कोई भी उपज नहीं होती थी, इन ग्रेजिंग लैंड जो कि ग्रेज करने के लिए ही रखी गई थी एनिमल्स के, जिसमें कोई खेती बाड़ी किसी भी तरह की नहीं होती थी, एंड फॉरेस्ट, दे कंसिडर फॉरेस्ट एज वेस्टलैंड. फॉरेस्ट को डिप्लीट ही करते गए. डिप्लीट का मतलब होता है उसको काट काट के लैंड को अंडर कल्टीवेशन लेके आना एग्रीकल्चर के लिए, सो दैट मोर एंड मोर फूड इज प्रोड्यूस्ड. उसके लिए डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेके आना उसको, कि किसी भी तरह से अगर उसमें से कोई रेवेन्यू जनरेट, रेवेन्यू मीन टैक्स जो भी उस पर लगाते थे, अगर वो जनरेट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के पास आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास आए. ग्रेजिंग लैंड्स वर ट्रांसफॉर्म टू कल्टीवेबल लैंड्स. जहां पे जानवरों को चरने की जगह थी उसको उन्होंने कल्टीवेबल लैंड यानी कि खेती बाड़ी करने के लायक बना दिया. दे वर कंसिडरिंग दोज लैंड एज वेस्ट लैंड. अब जो लोग पल ही ग्रेजिंग के ऊपर रहे हैं, एनिमल हर्ड करते हैं, एनिमल्स को का ही व्यापार करते हैं, जिनका ऑक्यूपेशन ही एनिमल हर्डिंग है, उनके लिए तो डिफिकल्टी आएगी ही. जब ग्रेजिंग लैंड्स नहीं रहेंगी अपने जानवर कहाँ चराएंगे? तो उन्होंने इस वेस्ट कल्टीवेट किया, विच लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसके ऊपर जो वेस्ट लैंड कन्वर्ट की गई ग्रेजिंग लैंड एग्रीकल्चर के लिए, उस लैंड का जो रेवेन्यू, लैंड टैक्स था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाने लग गया, क्योंकि वो तो वेस्ट लैंड थी, वो तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया, इसलिए वो लैंड उसके अंदर चलेगी. उसके अंदर से जितनी भी प्रॉफिट निकलता था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, लोगों को कुछ नहीं मिलता था. सम ग्रेजिंग लैंड्स वर गिवन ऑन ऑक्शन. ओवर हियर इसको हाईलाइट किया है वर्ड को, ऑक्शन, टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स लेटर बिकेम विलेज हेडमैन फ्रॉम होम मनी वॉज कलेक्टेड. ये जो वेस्ट लैंड थी ऑक्शन करिए. ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना. अब 10 लोग खड़े हैं, वो वेस्ट लैंड के लिए ऑक्शन करेंगे, तो जो हाईएस्ट बिडर है, बिडर मीन जिसने सबसे ज्यादा बोली दी है, उसको लैंड दे देते हैं. मान लो किसी ने 1000 में दी, दूसरे ने 2 में, तीसरे ने 4 में, और लास्ट वाले ने 5+ दे दी, 6000, 7000, 10,000 ऑल्सो. 10,000 रुपए में अगर वो, उस टाइम की बात कर रही हूँ, नॉट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, 10,000 में अगर वो कहता था कि मैं वेस्ट लैंड में से टैक्स आपको दूंगा, तो गवर्नमेंट उसको दे देती थी. अब इसमें कौन लोग आने लगे? विलेज हेडमैन. ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी इसको किया, अंडरलाइन. विलेज हेडमैन जो लोग थे वो लोग इसमें आने लग गए. वेस्ट लैंड को अपने अंडर ले आते और विलेज के वो हेड होते थे, तो लोग उनके सामने बोल नहीं पाते थे, तो वो ये ऑक्शंस करने लग गए. अब उसने 10,000 पे ऑक्शन दी है, तो दैट डज नॉट मीन्स कि वो उस लैंड में से 10,000 ही निकालेगा.
वो 22,000, 12,000, 15,000 कुछ भी निकाल सकता है। तो 10,000 उसने फिक्स किया है गवर्नमेंट को देने के लिए, बाकी का उसका खुद का प्रॉफिट हो गया। तो ये एक काइंड ऑफ करप्शन का सिस्टम जो था वो चलने लग गया ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम में। नेक्स्ट पे जाएंगे, फॉरेस्ट एक्ट। अब फॉरेस्ट को भी वो वेस्ट लैंड ही मानते थे। इस वक्त तो जो जंगल हमारे डिप्लीट हो गए हैं ये ब्रिटिश टाइम से ही शुरू हुए, 16+ सेंचुरी से। जो रूलर्स, इंडियन रूलर्स थे हमारी कंट्री के, वो नहीं फॉरेस्ट को डिप्लीट करते थे कि काट के उसको, जंगल को खत्म कर दो और लैंड को कल्टीवेशन के अंडर ले आओ। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को लालच था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक दादा भाई नारोजी ने बुक लिखी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि किस तरह से हमारी कंट्री की जो वेल्थ थी वो ड्रेन, सक की जा रही थी और ब्रिटेन में ले जाई जा रही थी। तो उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगाया। थ्रू द फॉरेस्ट एक्ट्स एंटायर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को बांट दिया। पहली थी रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड मींस जैसे हम कभी कोई किसी जगह पे जाते हैं या होटल्स में जाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है रिजर्व्ड, टेबल रिजर्व, यानी कि आप इसके ऊपर नहीं बैठ सकते, किसी और के लिए इसको फिक्स किया गया है और वही आके बैठेगा, या नाम लिखा होता है या कुछ। रिजर्व्ड एरिया, रिजर्व्ड पार्किंग एरिया, कि आपकी गाड़ी वहां नहीं लग सकती। इसी तरह फॉरेस्ट भी रिजर्व कर दिया कि एनीबडी, कॉमन पीपल, दे कैन नॉट गो इन दैट एरिया। जो आम लोग थे फॉरेस्ट में जाने वाले, अपने जानवरों को चराने वाले या फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स को इकट्ठे करने वाले, जिसमें महुआ फ्लावर्स, हनी एंड वुड कलेक्शन, या ट्यूब रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो जंगल में उगते हैं, हर्ब्स, प्लांट्स, स्पीशीज, सारी ये चीजें जो वहां से मिलती थी, कुछ ना कुछ छोटे मोटे जानवर उसको हंट करके खाने के लिए, ये सब चीजों के ऊपर रोक लग गई और ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया हो गया। वेयर एंट्री वॉज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, नहीं। और दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कि ये तो प्रोटेक्टेड हिस्सा है, इसको तो काटना ही नहीं है, इसके अंदर से तो कुछ कलेक्ट ही नहीं करना, ना हनी, ना महुआ फ्लावर्स, ना एनिमल्स, ना वुड, ना चराना है जानवरों को। तो 2 कैटेगरीज में जो फॉरेस्ट बांटे गए, तो दोनों में ही कॉमन लोग नहीं जा सकते। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा इसका किसको हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जब वो चाहते थे वहां पे एंट्री खोल देते थे, जब वो चाहते थे तो एंट्री बैन कर देते थे। वेयर एंट्री वॉज अलाउड फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ कस्टमरी राइट्स। कुछ एक लोगों के लिए, कस्टमरी राइट्स के लिए, उनको उस जो सेकंड था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसमें जाने दिया जाता था। विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ पैस्टोरलिस्ट बाय ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर। ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर अगर वो जाते थे तो ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर की कंसेंट के साथ फॉरेस्ट में जाते थे। इवन यहाँ पे उन्होंने जानवरों के चराने के लिए टैक्स भी लगाया था। आप 4 जानवर लेके जा रहे हो तो 4 जानवरों पे टैक्स देना पड़ेगा, 2 लेके जा रहे हो तो 2 जानवरों के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जितने एनिमल्स को आप लेके जा रहे हो ग्रेजिंग के लिए, उतने लोगों के लिए टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। दैट वाज द थिंग। Violation of the Forest Act was attracting financial penalty and other harassments। कि जो फॉरेस्ट एक्ट था ये फाइनेंशियल अट्रैक्शंस कर रहा था। अगर आप उसके ऊपर किसी भी तरह से इस दोनों रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लॉज को अगर आप डिफाई करते हो, डिफाई करने का मतलब उसकी उल्लंघना करना, अगर आप डिफाई करते हो तो आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट मिलेगी। यू विल हैव टू पे सम मनी फॉर दैट। एंड सेकंड वाज हरासमेंट, हराश भी किया जाएगा कि ये बंदा अंदर गया था, बारी बारी उसको हाईलाइट करना और बारी बारी उन लोगों को सामने बुलाना ताकि वो ये कहें कि आपने ये लॉ को डिफाई किया है। दोनों तरह से पैसे ऐंठने, अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में गए हो या रिजर्व फॉरेस्ट में गए तो भी पैसे लेना, और अगर आपने इन लॉज को डिफाई कर दिया तो भी पैसे लेना, और हरासमेंट उल्टे से करना। तो इससे लोगों की जो लाइफ थी वो अनसेटल होने लगी। इसके बहुत बुरे इफेक्ट्स हुए। लेट अस सी
आगे कल स्लाइड में जब आएंगे हमारे पास तब उसके बारे में बताएंगे। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट्स 1871, 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बना दिया। अब ये क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था क्या? इट वॉज कि इसमें जितने भी ट्राइबल लोग थे, ऑल दोज पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एरियाज हु डिड नॉट हैड देयर एक्सेस टू द सिविल पॉपुलेशन, दे वर रिजाइडिंग इन अ एरिया दैट इज जस्ट इन द फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया, वहां पे रहते थे, उनके लिए एक क्रिमिनल एक्ट बनाया। क्यों बनाया ये एक्ट? नोमैडिक पेस्टलिस्ट वर सब्जेक्टेड टू सस्पिशन बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सस्पिशन मीन्स शक की निगाह से देखना, सस्पिशन से देखना। जब किसी पर्सन को हम जानते नहीं होते, हम उसके कल्चर के बारे में नहीं जानते, उसकी लैंग्वेज भी नहीं जानते, अब अगर वो कुछ एक्ट्स कर रहा है या बोल रहे हैं या कुछ कह रहा है तो हमें तो लगेगा कि ये तो गड़बड़ है, या दिस पर्सन माइट नॉट बी ऑफ अ गुड कैरेक्टर। इसलिए उन्होंने ये बनाया। और इसके लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो दे वर looking suspiciously to these people. They have no specific identity. ये जो ट्राइबल लोग थे, यहां पे मैंने लिखा है ट्राइबल्स, इनकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं थी। हमारी आइडेंटिटी क्या है? अगर हम देखें, हमारी गवर्नमेंट ने हमें एक नंबर जनरेट किया जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं। उसको अगर आप नंबर फीड करते हो तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से निकल जाती है। आप कहाँ रह रहे हो, फादर नेम, मदर नेम, बर्थ और उसका आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस क्या है, ये नंबर जनरेटर, दैट इज आईडी। अब उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक आईडी कोई नहीं है ट्राइबल्स की, इसीलिए दे आर सीन एज क्रिमिनल्स। परमानेंट एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, इनका कोई परमानेंट एड्रेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है। क्यों? दे वर द वंस हु यूज्ड टू डू स्लैश एंड बर्निंग। ये ज्योग्राफी के टॉपिक में हमने करा हुआ है, और अभी अगर ज्योग्राफी के चैप्टर पे मैं पीपीटी बनाऊंगी तो फिर आपको डिटेल में समझाऊंगी कि स्लैश एंड बर्निंग क्या होता है। तो वो स्लैश एंड बर्न करते थे जिससे उनकी मूवमेंट हमेशा ही बनी रहती थी। सो दे डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस टू सिट। दे आर सस्पेक्टेड एंड क्रिमिनल्स टू रेगुलेट देयर मूवमेंट। दे वर सस्पेक्टेड एज क्रिमिनल्स, उनको क्रिमिनल माना गया और उनको ये बोला गया कि अपनी मूवमेंट को रेगुलेट करो। ये नहीं कि जा रहे सारे जंगल में आप घूमते फिरोगे, या कभी इस तरफ वो कभी उधर, आपको ढूंढेंगे कैसे? दे वांटेड अ फिक्स्ड पॉपुलेशन। वो फिक्स्ड पॉपुलेशन क्यों चाहते थे? ताकि इसके ऊपर रूल कर सकें और उससे टैक्स कलेक्ट करें। दैट वाज द मेजर मोटिव ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। एक्टिविटीज ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 ये बनाया गया, वॉज इनएक्टेड, इसको बनाया गया। विजिल वॉच वॉज केप्ट ऑन देम बाय विलेज पुलिस। इन ट्राइबल्स के ऊपर विजिल वॉच होती है, जैसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं बाज की नजर रखना। बाज क्या होता है? एक एनिमल है, बर्ड, जो बहुत ऊंचा उड़ता है और उसकी कहते हैं आई साइट जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है और वो ऊपर से कोई भी चीज को नीचे देख लेता है और उसको अपने पंजों में जकड़ लेता है। तो उसलिए उसने कहा विजिल आइज, विजिल वॉच। इतनी बारीक नजर से उसको देखते थे विलेज पुलिस ऑफिसर्स कि अगर वो किसी भी तरह की मूवमेंट करते थे, कहीं भी बिना बताए जाते थे, तो इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन होता था अंडर दिस ट्राइबल एक्ट 1871। तो आई होप कि यहां तक आपको टॉपिक काफी क्लियर हो गया होगा, एंड आई विश कि आप मेरा नेक्स्ट जो इसके साथ टॉपिक है उसको भी फॉलो करें ताकि आपका चैप्टर जो है पूरे से अच्छा से कंप्लीट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।